students. In the last lecture of financial management, we have discussed about the functions of finance. And the three functions that we have discussed, that was the financing, investment and dividend decision. In this lecture, we also take up one of the important topic of financial management itself, that is objective of finance. As a manager, you can list n number of objectives. आप बहुत सारे objectives को list कर सकते हैं, but we will try to take up only two main important and major objective, under which all other objectives जो भी आपके दिमाग में आएंगे वो सब उसी में मिले हुए हैं. The first is profit maximization and second is wealth maximization, and we will take up one by one. Means एक फाइनेंस मैनेजर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य. जैसे मार्केटिंग मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, वैसे ही प्रोडक्शन फाइनेंस मैनेजर होता है, उसके भी फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फाइनेंस मैनेजर के तो होते ही हैं, लेकिन वो मिक्सअप हो जाते हैं बाकी अदर ये मैनेजर के साथ. जैसे अगर सेल मैक्सिमाइज करनी है तो भी फाइनेंस मैनेजर का रोल होगा, जबकि वो मार्केटिंग मैनेजर का काम है. कंपनी की ग्रोथ होगी, कुछ होगा, एचआर को मैनेज करना है. एचआर मैनेजर मीन वी कैन से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, लेकिन वो एचआर मैनेजर का काम है, लेकिन रोल उसमें फाइनेंस मैनेजर का आ जाता है, बिकॉज फाइनेंस मैनेजर इज एबल टू प्रोवाइड द सैलरी एंड द पर्क्स टू द वेरियस ह्यूमन रिसोर्स विच आर एंगेज इन द कंपनी. लेकिन यहां पर हम लोग यह कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पर. तो बेसिकली हम लोग सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव्स को बड़ा हाईलाइट करते हैं और उसी दो ऑब्जेक्टिव्स में सारे ऑब्जेक्टिव समा जाते हैं. फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. देखने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. अब हम लोग पहले एक एक करके देखेंगे इनका मतलब क्या है. व्हेन वी से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब ज्यादातर दिमाग में यही आता है कि प्रॉफिट मतलब क्या, कि अगर हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें या सरप्लस प्रोड्यूस करें, हम आउटपुट दें एट अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट. मतलब इनपुट को कांस्टेंट करके अगर आउटपुट को हम बढ़ाएं तो फर्म को प्रॉफिट होगा. दूसरी लाइन यही कही गई हमने कि मिनिमम इनपुट पे डिजायर्ड आउटपुट हम दें. मतलब बेसिकली क्या हो गया, प्रॉफिट हमारा तभी आ रहा है जब हम एफिशिएंसी ला रहे हैं. दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ एफिशिएंसी. Profit maximization basically means if the company is able to produce the maximum output, कि आउटपुट को हम बढ़ाएं, कॉस्ट को कम करें, लॉसेस को कम करें, वेस्टेजेस को कम करें, then we are able to get the desired amount of profit. Profit means the income of the owner, income of the firm. Means profit means maximization of profit that will ensure the interest to the managers who are engaged in the action of the firm. So as a manager, we always want that there should be maximization of the profit, and maximization of the profit is solely dependent upon the लॉजिक ऑफ एफिशिएंसी. कंपनी की सेल बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, मींस मेकिंग यूज ऑफ वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वी आर एबल टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट. मींस एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैज वर्कड फॉर द होल ईयर, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी शुड गेट मोर रिटर्न देन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मतलब साल के अंत में जितना पैसा लगाया हो
साल के अंत में, मतलब साल के शुरुआत में चाहे जितना पैसा लगाया हो, साल के अंत में उससे ज्यादा होगा तो हम उसको प्रॉफिट कह देते हैं। और इसी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग सारे एफर्ट उठाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मतलब बेसिकली थोड़े बहुत पॉइंट्स में क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्रिटिसाइज मतलब कह रहे हैं कि अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। आइदर वी आर टॉकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, और वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, और वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट और द नेट प्रॉफिट। किस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? मीन्स एक कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, बिफोर टैक्स प्रॉफिट आ गया जिसको हम लोग पीबीटी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि जिस पर्पस में, जिस बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है उससे प्रॉफिट। जबकि एक कंपनी में हम लोग एक बिजनेस तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम कई और बिजनेस में भी अपने हाथ ये डाले रहते हैं और उनसे प्रॉफिट आता है उसको भी अपनी इनकम में क्लब करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये वेग है, इसीलिए यहां पर हमने नाम दिया है इट इज अनसर्टेन एंड वेग। अनसर्टेन इसलिए, रीजन बीइंग मालूम नहीं होगा कि हमारा आएगा कितना। इट इज अनएक्सपेक्टेड अमाउंट, इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज ऑल्सो। तो प्रॉफिट को इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया है कि ये वेग है और अनसर्टेन है। दूसरी बात जो अहम इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली प्रॉफिट इज नॉट एबल टू कंसिडर टाइम वैल्यू। मींस शुरुआत के सालों में, मींस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पैसा कंपनी में लगाया, लेकिन जो रिटर्न आएगा, जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो फाइनेंशियल ईयर के बाद बनाएंगे। दैट मींस 100 रुपए बिजनेस में लगाए, 105 रुपए बिजनेस से आए, मतलब कि 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 100 रुपए बिजनेस को मतलब साल के शुरुआत में लगाए थे और 5 रुपए शुरुआत के ये साल के अंत में आए। इसका मतलब ये हो गया कि रियल प्रॉफिट तो मतलब देखा जाए हाथ में तो प्रॉफिट हमारा 5 रुपए आया, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? क्योंकि साल भर के बाद तो वैल्यू ऑफ मनी हमारी डेप्रिशिएट कर गई हो। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि जो प्रॉफिट हमारा होता है, जो नेट प्रॉफिट कह लो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लो या फिर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स है, उसमें ये नहीं दिखाया जाता है कि समय अनुसार इसमें कितना गिराव आया है, दैट व्हाट इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी। ये हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से दिखाई नहीं देता है। देखिए इसमें लिखा है द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वही जो हमने कहा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक्सप्लेन नहीं करता। प्रॉफिट अर्न्ड इन डिफरेंट टाइम पीरियड हैव डिफरेंट वैल्यू, thus it does not consider the time value of money। तीसरा जो पॉइंट हम कह रहे हैं, इट इग्नोर्स रिस्क। रिस्क को भी ये कंसिडर नहीं करता है। मतलब देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट व्हाट विल बी द प्रॉफिट इन द फ्यूचर। फ्यूचर अर्निंग क्या होगी? हो सकता है कि दो फर्म सेम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही हो और दो फर्म एक ही जैसी हो, सेम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही हैं, बट देयर विल ऑलवेज बी अनसर्टेनिटी, there will be always be uncertainty on the amount of your return because risk is different on both the firm. So that is why it is never sure that what will be the amount of profit। और भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मीन्स ऑल decisions
all decisions are taken, all decisions are taken at the cost of long run stability and profitability. सारे डिसीजन लगभग जितनी भी कंपनी में लिए जाते हैं वो कॉस्ट के बेसिस, कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग रन स्टेबिलिटी, कि हम ये मानते हैं कि भाई आज जो कॉस्ट लग रही है वो साल के अंत में भी उतनी ही कॉस्ट है और उसी पर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि समय समय पर बीच बीच में एक दो महीने में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और कॉस्ट हमारी चेंज होती रहती है। मतलब जो, अगर आप बैलेंस शीट को देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें, तो उसमें कॉस्ट का अमाउंट भी वही स्टार्टिंग में जो दिया होता है वही होता है और प्रॉफिट भी जो अंत में आता है वो होता है। दैट मीन कॉस्ट तो स्टार्टिंग में डिसाइड हो गई और प्रॉफिट हमारा बाद में डिसाइड हो रहा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कंपनी टू नो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। राइट। So basically these can be the various drawbacks of the profit maximization. Secondly, we have wealth maximization. दूसरा जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ। मतलब यहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ क्रिटिसिज्म निकाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन जितने भी ड्रॉबैक्स इसके निकाले गए हैं या क्रिटिसिज्म निकाले गए हैं, ये सारे ओवरकम होते हैं हमारे दूसरे ऑब्जेक्टिव में, जिसको हम लोग कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजिंग द नेट वैल्यू ऑफ द फर्म, मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू की कॉस्ट है और जो भी बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू है, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू। मींस हम यहां बोल रहे हैं कि दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। बेनिफिट मींस रेवेन्यू जो हमने जनरेट किया है, और जब हम लोग यहां पर प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर लिया, कि मतलब समय अनुसार जो पैसे में डिस्काउंटिंग लगा है, डिस्काउंट लगा है, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया और फिर कैलकुलेट किया कि हमारा बेनिफिट क्या है, हमारा रेवेन्यू क्या है, हमारी इनकम क्या है। और वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, तो जब बेनिफिट को हम कॉस्ट से माइनस करेंगे तो जितना हमारे पास बचेगा वो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है। अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा एक तरह से पॉजिटिव आया तो हम कह देते हैं एक्सेप्ट कर लो, दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज गुड। और अगर ये नेगेटिव आया हम लोग कह देते हैं रिजेक्ट कर दो, दैट मीन्स द बेनिफिट, दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज नॉट गुड, वी आर सपोज टू रिजेक्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वहां पर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, और वही ड्रॉबैक को हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ओवरकम करते हैं, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग कंसिडर करते हैं। वेल्थ माने यहां पर सिर्फ पैसा ही नहीं है, वेल्थ हियर ऑल्सो मीन्स द गुडविल, गुडविल ऑफ द कंपनी।
कि अगर एक कंपनी की ख्याति बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, तो उसी को हम लोग यहां पर वेल्थ लेते हैं कि इफ द कंपनी इज एबल टू इंक्रीज द गुडविल, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। मींस जितने भी कंपनी में डिसीजन लिए जाएं वो फर्म को बेनिफिट करें अगेंस्ट द कॉस्ट, कि जितने भी डिसीजन लिए जाएं वो कॉस्ट के कंपैरिजन में कंपनी को बेनिफिट करें, वही हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हो जाता है। गुडविल को यहां बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मींस बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें मौजूद हैं कि जब कंपनी अपनी गुडविल के लिए हैवी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कोई बड़ी फार्मा कंपनी कोई टैबलेट लेकर आती है, तो हम लोग बिल्कुल बिना शक किए उस टैबलेट को कंज्यूम करते हैं। लेकिन सेम सॉल्ट, सेम सोल्यूशन कोई छोटी कंपनी लेकर आती है तो हमको थोड़ा सा उस पर शक होता है। दिस इज द excess amount, extra amount that you are paying for a good company, for the goodwill of the company। कि रैनबैक्सी कुछ लेकर आएगा तो हम ये मानते हैं इसने बहुत रिसर्च किया होगा और उसके बाद ही ये मेडिसिन या ड्रग्स मार्केट में आई। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब सेम सॉल्ट का कोई छोटी कंपनी आती है तो हमारे दिमाग में होगा जब रैनबैक्सी इतने का बेच रही है तो ये इतने कम कैसे बेच रही है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है और हम हायर अमाउंट ऑफ पे करना चाहते हैं अपनी हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से। दैट मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट वी पे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। दिस इज व्हाट द वेल्थ द कंपनी हैज। ये रनबैक्सी ने ये वेल्थ कमाई है जिसकी वजह से लोग हायर अमाउंट भी देना पसंद करते हैं। दूसरी बात, ये कुछ फीचर्स हैं देखिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो प्रिसाइज है और एग्जैक्ट। मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि इतना होगा या नहीं होगा। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने लगा दिया, सारी चीजें हमारी इनपुट हमारी डिसाइडेड है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये कह देते हैं हाँ इतना होगा, एग्जैक्ट। टाइम वैल्यू को हम लोग ने पहले ही कहा कि इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म को यहां पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट। इट सजेस्ट रेगुलर एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड एंड पे आउट टू द शेयर होल्डर। यहां पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम ये भी ध्यान देते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको एक रेगुलर और कंसिस्टेंट पीरियड पे डिविडेंड मिलता रहे, क्योंकि जब हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता रहता है तो उनको भरोसा रहता है कि हमारी कंपनी बढ़िया चल रही। इट कंसिडर्स ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, डिविडेंड एंड ईपीएस। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। मतलब कि कंपनी वर्क करती है कि कैसे हम अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे और अर्निंग पर शेयर हम इंक्रीज करें। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कंपनी ने वेल्थ मैक्सिमाइज कर ली तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ ही जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्लूड्स द पार्टली मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।